नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जनसंचार माध्यम भाग 3 में जनसंचार के माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जनसंचार के माध्यम। जनसंचार के माध्यम इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, या यूं कहें कि इनके 2 रूप होते हैं। एक है मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया, जिसके तहत समाचार पत्र, पत्रिकाएं या किताबें आदि हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसके तहत रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा व इंटरनेट आदि हैं। सर्वप्रथम हम प्रिंट मीडिया की बात करेंगे। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया ही है। आज भले ही रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट किसी भी माध्यम से किए गए संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट मीडिया के जरिए ही खबरों के आदान प्रदान को पत्रकारिता कहा जाता था। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। भारत में पहला छापाखाना 1556 में खुला। इसे गोवा में खोला गया। हमारे जीवन में प्रिंट मीडिया का बहुत महत्व है। प्रिंट मीडिया की कुछ विशेषताएं हैं, आइए उन्हें भी जान लेते हैं। मुद्रित माध्यमों को कहीं भी और किसी भी समय पढ़ा जा सकता है। इन माध्यमों से लिखित भाषा का विस्तार होता है, छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। और नंबर 4 है, मुद्रित माध्यमों से किसी भी पेज से पढ़ना आरंभ कर सकते हैं, या यूं कहें कि जब हम किसी समाचार को पढ़ना चाहते हैं तो हम अपनी इच्छा अनुसार पहले पृष्ठ से भी शुरू कर सकते हैं, और अगर हमारी इच्छा तीसरे पृष्ठ को पढ़ने की हो तो पहले हम उसे भी पढ़ सकते हैं। यह माध्यम चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। भावार्थ यह है कि इस माध्यम से हम किसी समाचार को पढ़कर उस पर सोच विचार करके उसे दोबारा भी उसी रूप में पढ़ सकते हैं, या उसे दोबारा भी देख सकते हैं। जहां इसकी इतनी विशेषताएं हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अनपढ़ व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सकता। दूसरा, इन माध्यमों द्वारा ताजा घटनाओं की जानकारी नहीं मिल सकती, क्योंकि हर एक समाचार पत्र का एक निश्चित समय होता है, अर्थात उनकी एक डेडलाइन होती है कि इस समय तक आई हुई या पहुंची हुई खबरों को ही अगले दिन के समाचारों या समाचार पत्र में स्थान दिया जाएगा। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सबसे पहले इसमें रेडियो के बारे में जानेंगे। रेडियो पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह रेडियो है। रेडियो की खोज सन 1885 में इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने की। 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1936 में विधिवत रूप से ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। 1993 में एफएम की शुरुआत हुई। रेडियो की विशेषताएं। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। रेडियो टेलीविजन की तुलना में बहुत सस्ता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी आसानी से ले जाया जा सकता है। दूर दराज के गांवों में जहां संचार के अन्य साधन नहीं होते, वहां रेडियो ही एकमात्र ऐसा साधन है जो उन्हें बाहरी दुनिया से जोड़ता है। सीमाएं। रेडियो में प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों का एक निश्चित समय होता है। रेडियो में मुद्रित माध्यमों की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। रेडियो समाचार बुलेटिन को कहीं भी और कभी भी सुना जा सकता है।
हमारा अगला माध्यम है टेलीविजन। भारत में टेलीविजन की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत 15 सितंबर 1959 को हुई। 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी की सेवा का आरंभ हुआ। टीवी के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति में निर्णय लिया गया कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य निहित होना चाहिए, और वो उद्देश्य कौन कौन से थे वो इस प्रकार हैं: सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, वैज्ञानिक चेतना का विकास आदि। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे जैसे समाज में जहां पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए न बन रहे हों, वहां दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। दूरदर्शन की विशेषताएं। टेलीविजन एक दृश्य श्रव्य माध्यम है। दृश्य श्रव्य माध्यम होने के कारण यह अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है। इस माध्यम से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। यह मनोरंजन का भी सशक्त माध्यम है। हर उम्र का व्यक्ति इसका प्रयोग करता है। वैसे तो संचार के माध्यमों का कार्य सूचना प्रदान करता है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि वह थोड़े समय बाद मनोरंजन की चाहत करने लगता है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। सीमाएं। यह रेडियो की अपेक्षा महंगा माध्यम है। टीवी पर अपनी इच्छा अनुसार कार्यक्रम या समाचार नहीं सुने जा सकते। अगला माध्यम है सिनेमा। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। यह जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। भारतीय सिनेमा में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। इस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में बनी थी। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी। भारत में प्रति वर्ष 800 फिल्में बनाई जाती हैं, और इस कारण यह दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया। सिनेमा जनसंचार के एक बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। यह मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने का, लोगों में नई सोच विकसित करने का कार्य भी करता है। अब बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया व अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टीवी आदि के गुण भी मौजूद हैं। अर्थात यूं कहें कि यह सभी माध्यमों का समागम है। यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। आप अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी भी बहस के सूत्रधार बन सकते हैं। इंटरनेट ने जहां पढ़ने लिखने वालों व शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं, वहीं हमें विश्वग्राम का सदस्य भी बना दिया है। अब बात करते हैं जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। इनका हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव है? जनसंचार माध्यमों ने हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। जनसंचार माध्यमों ने जीवन को और ज्यादा सरल, हमारी क्षमताओं को और ज्यादा समर्थ और सामाजिक जीवन को सक्रिय बना दिया है।
राष्ट्रीय जीवन को गतिशील और पारदर्शी बनाने में भी जनसंचार के माध्यमों का योगदान है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राजनीति और अर्थनीति को जनसंचार माध्यमों ने प्रभावित किया है। जनसंचार माध्यमों का हम अपने दैनिक कार्यों को करने में भी बहुत प्रयोग करते हैं। जैसे हम अपने सभी कार्य, टिकट बुक करना, मनोरंजन, बिल जमा कराने व खरीद फरोख्त आदि सभी कार्यों के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यमों ने जहां एक ओर लोगों को सचेत और जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाई है, वहीं इसके नकारात्मक प्रभावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः एक जागरूक पाठक, दर्शक और श्रोता को ध्यानपूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए ताकि इसके नकारात्मक प्रभावों से स्वयं को बचा सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।